सो आज वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दैट वाज क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम था, गॉस लॉ था या गॉस थ्योरम था, जहां पे रिलेशन मिल रहा है फ्लक्स का। क्या रिलेशन मिल रहा है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या E ds cos थीटा इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम था। अब उस गॉस थ्योरम का यूज करना है, अप्लाई करना है कि हमें ये गॉस थ्योरम क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन समझने से पहले गॉस थ्योरम के लिए एक स्पेशल सरफेस क्रिएट करना पड़ता है। वो स्पेशल सरफेस क्या है वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे 12th के कोर्स में ये अच्छा है कि हमारे 12th के कोर्स में कोई भी इरेगुलर शेप का कंडक्टर नहीं दिया गया। हमारे कोर्स में सभी रेगुलर शेप के कंडक्टर दिए गए हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना काफी आसान है क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना आसान है। तो चलिए पहले समझते हैं कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉस ने बताया कि मेरे थ्योरम को अप्लाई करना है अगर, तो एक सरफेस बनाइए, उस सरफेस का नाम रखिए गॉसियन सरफेस। ये सरफेस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है देखिए। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इमेजिनरी सरफेस बनाना है। अगर आपको याद होगा क्लास 12 के फिजिक्स जिस फर्स्ट क्लास जब हमने लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 के फिजिक्स में स्पेशली बुक 1 में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत है। इसलिए आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इमेजिनरी लाइंस बनाया गया। इसी तरीके से क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दिखता नहीं है, उसका इफेक्ट दिखता है। मतलब फैन चल रहा है लेकिन फैन को चलाने वाला जो फोर्स है वो दिखेगा नहीं। मतलब करंट आपको नहीं दिखेगा, चार्ज आपको नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिखेगा, वोल्टेज आपको नहीं दिखेगा, उसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन इन सभी को समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करना है। तो इसी तरीके से जब गॉस थ्योरम अप्लाई करना है उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा। और ये गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक इमेजिनरी सरफेस होगा, रियल का नहीं होगा, एक इमेजिनरी सरफेस बनाना है। और इस सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। इमेजिनरी सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो। जब क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स आता है तो मेरे पास ये कुछ एग्जांपल दिखते हैं, है ना। ये क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड, ये भी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड, ये भी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड। लेकिन जो गॉसियन सरफेस है वो 2D में नहीं होगा, 2 डायमेंशन का नहीं लिया जाएगा। सो 2D के जितने भी क्लोज्ड सरफेस हैं वो गॉसियन सरफेस नहीं बनेंगे। फिर से गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है और ये इमेजिनरी सरफेस शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड होना चाहिए, क्लोज्ड फ्रॉम। सो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो इमेजिनरी सरफेस क्लोज फ्रॉम ऑल साइड। तो जैसे क्लोज फ्रॉम ऑल साइड आता है तो मुझे एग्जांपल याद आता है कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल इज अ क्लोज्ड सरफेस, इज अ क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड। लेकिन ये क्लोज्ड एक प्लेन में है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो ऊपर से क्लोज नहीं है या नीचे से क्लोज नहीं, ये तो एक प्लेन है। तो प्लेन इज नॉट अ गॉसियन सरफेस। क्यों नहीं है गॉसियन सरफेस? क्योंकि बोलते हैं surface is symmetrical about the charges in it। क्योंकि हमें इनके अंदर कहीं चार्ज रखना पड़ेगा, यहाँ कहीं चार्ज रखना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारे चार्ज रखने पड़ सकते हैं। तो ये चार्ज नीचे से तो क्लोज्ड है पर ऊपर से तो ओपन है ना। यहाँ से तो ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से ऊपर साइड से ओपन है क्योंकि ये तो प्लेन है। सो दिस इज नॉट अ गॉसियन सरफेस। क्योंकि क्या बोल रहे हैं? सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्जेस इन इट। मतलब हर तरफ से जो सरफेस होना चाहिए वो एक जैसा दिखना चाहिए।
अब यहां से अगर मैं डिस्टेंस लूं अलग है, यहां से डिस्टेंस अलग हो गया। दूसरा, इसके ऊपर से कोई भी कवरेज नहीं है। ये तीनों के तीनों ही गॉसियन सरफेस नहीं है। तो गॉसियन सरफेस क्या हो सकते हैं? गॉसियन सरफेस हमेशा ही 3 डायमेंशनल होगा। गॉसियन सरफेस हमेशा ही 3D में रहेगा। 2D कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज। चार्ज के चारों तरफ एक जैसा दिखना चाहिए। तो अगर मैं एक सिलेंडर लूं या क्यूबॉइड लूं या क्यूब लूं या स्फेयर लूं, तो ये सारे के सारे एक तो क्लोज्ड है फ्रॉम ऑल साइड, यहां से ये क्लोज है, यहां से ये पूरा का पूरा क्लोज है, हर तरफ से क्लोज्ड है। तो पहला कंडीशन फुलफिल किया। दूसरा, सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज। अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं, अंदर है ना, अंदर है, तो ऊपर से भी कवर है, नीचे भी कवर है, इधर से भी कवर्ड है, इधर से भी कवर्ड है, तो ये एक सिमेट्रिकल शेप बनता है। इसी तरीके से अगर इस क्यूबॉइड में सेंटर में अगर मैं चार्ज रख दूं, सेंटर में, तो हर अंदर है ना ये, तो हर तरफ से इसको कवरेज मिल रहा है, चार्ज को कवरेज मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं क्यूब में कहीं सेंटर में रख दूं, तो चारों तरफ से कवर्ड है, या किसी स्फेयर में सेंटर में रख दूं, तो ये चारों तरफ से कवर्ड। तो ये ऐसा क्यों लेना है? ये क्यों लेना है? ये 2 डायमेंशनल वाला क्यों नहीं लेना है? क्योंकि गॉस थ्योरम जब उन्होंने प्रूव किया या जब गॉस थ्योरम बताया, तो उन्होंने बोला कि इफ ए चार्ज इज एनक्लोज्ड, जो थ्योरम लिखा है उसमें वो बोल रहे हैं कि चार्ज इज एनक्लोज्ड इन ए कर्व्ड सरफेस। तो ये कर्व्ड सरफेस तो नहीं बनते और इनमें चार्ज एनक्लोज्ड नहीं होता है। फिर जब हम सिलेंडर की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब की बात करें, स्फेयर की बात करें, उनके अंदर अगर हम चार्ज रखते हैं, तो ये सारे सरफेस सिमेट्रिकल है अबाउट द चार्ज, चारों तरफ से इनका कवरेज है। तो ये सेकेंड कंडीशन 3 डायमेंशनल शेप कंप्लीट करता है। तो जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो 2D नहीं होगा, इट शुड ऑलवेज बी 3D, क्योंकि कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। अब एक पॉइंट ये ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट शुड ऑल्सो बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा। अब इसको समझो, यहां पे अगर सेंटर में चार्ज रखा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो हर किसी भी साइड अगर मैं जाऊं, किसी भी तरफ जाऊं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितने लाइंस ऊपर हैं उतने लाइंस इधर आएंगे, उतने लाइंस नीचे, उतने लाइंस इधर। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पे आपने चार्ज रखा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस इज सिमेट्रिकल। जैसे इसकी बात करेंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के ऊपर सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखेंगे, जितने भी, कितने टोटल निकलेंगे, 10 की पावर 11 टाइम्स निकलेगा। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इसके जो 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके किसी भी साइड में जाएंगे तो आपको ये जो लाइंस मिलेंगी वो सिमेट्रिकल मिलेंगी, एक जैसे। तो ये थर्ड कंडीशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, एक जैसा। फोर्थ पॉइंट बोलता है ऑल चार्जेस आर कंसीडर्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जब आप चार्ज लोगे एप्लीकेशन के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है, गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है, गॉसियन सरफेस के ऊपर नहीं रखना है, या गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज नहीं रखना। मतलब यहां चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज इसके अंदर रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, चार्ज तो रियल है, ये अगर एक चार्ज है क्यू, ये चार्ज रियल है, और आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी है, जब आप बनाने जा रहे हो तो उसको आप चार्ज को उस गॉसियन सरफेस के अंदर रखो। चार्ज इस सरफेस के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो
इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज होना चाहिए, ये बोलना चाहता है कि चार्ज शुड नॉट बी आउटसाइड गॉसियन सरफेस। यहां कहीं चार्ज रखिए, इसके अंदर रखिए, बाहर मत रखिए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि तभी तो हम इनके एरिया पे आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ऑल चार्जेस आर कंसिडर्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। लास्ट पॉइंट बोल रहा है यूज गॉस थ्योरम विद सिमेट्रिकल सरफेस टू कैलकुलेट ई। हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज क्या है? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने अगर याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। पॉइंट चार्ज हो सकता है, लाइन के ऊपर चार्ज हो सकता है, प्लेन के ऊपर चार्ज हो सकता है, स्फीयर के ऊपर चार्ज हो सकता है। तो ऐसे जब चार्ज रहेंगे और इनका अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो एक मेथड तो हमने डिस्कस किया था और उससे एक इंटीग्रेशन टर्म में मिला था। उससे आसान मेथड है गॉस थ्योरम। इनिशियली थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, बट एक बार आप जब समझ जाएंगे तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सरफेसेस। तो ये 5 चीजें हैं। क्या 5 चीजें होनी चाहिए? क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, एक इमेजिनरी सरफेस बनाना है जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे, वो क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड होना चाहिए। और सरफेस इज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज होना चाहिए। दिस मीन्स दैट 3 डायमेंशनल शेप ही हमें बनाना है। थर्ड पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ड्रॉ करेंगे तो सरफेस से यूनिफॉर्म दिखने चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। मतलब यह है कि ऐसा इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए कि आपने एक लेट्स से यहाँ पे आपने क्यूबॉइड लिया, तो क्यूबॉइड के केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सरफेस है वो एक चार्ज के लिए सिमेट्रिकल ना हो, जैसे ये है। अब यहाँ पे अगर मैंने इसके अंदर, ये भी एक 3 डायमेंशनल है, लेकिन इस 3 डायमेंशनल में मैंने अगर चार्ज को यहाँ रख दिया, अब इस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी सिमेट्री नहीं है। क्यों? ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनका डिस्टेंस अलग है ना। ऊपर वाले का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू साइड डिस्टेंस। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये इसके डिस्टेंस के बराबर है। नीचे वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ऊपर वाला डिस्टेंस कम। तो इससे होता क्या है? होता यह है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो अगर डिस्टेंस कम ज्यादा हुआ, सिमेट्रिकल सरफेस नहीं हुआ, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरफ अलग दिखेगी, दूसरी तरफ अलग आ रही। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, एक जैसा होना चाहिए। तो आप 3 डायमेंशनल तो चूज करिए, लेकिन 3 डायमेंशनल में ऐसा ना हो कि जो डिस्टेंस है चार्ज का अलग अलग फेस से अलग अलग हो जाए। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं ऑल चार्जेस आर कंसीडर्ड इनसाइड। तो जो चार्ज आप लोगे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है। और फिफ्थ में यूज गॉस थ्योरम यूज करना है, दैट इज क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम के लिए हमने गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं। ये स्टेप्स किसी बुक में स्पेसिफाइड नहीं है, हर एक बुक इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है, बट क्लियरली मेंशन नहीं करता है कि ये स्टेप क्या कर रहा है, ये स्टेप क्या कर रहा है। तो मैंने इसको स्टेप वाइज लिखा है। ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप आप फॉलो करिए। किसी भी शेप का आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिले, ये 5 स्टेप आप अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब हम इसको समझने अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम मिले, बट वंस 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान गॉस थ्योरम बन जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप है कंसीडर गॉसियन सरफेस। तो पहला स्टेप आएगा कंसीडर गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस कब कंसीडर करना है? जब आपको बताया जाएगा कि चार्ज प्लेन में रखा है, चार्ज लाइन पे है, या चार्ज स्फीयर पे है, या चार्ज आलू के ऊपर रखा है,
तो जैसे ही आपको बताया जाएगा तो आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए तो अभी हमने पीछे डिस्कस कर दिया। इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, इट शुड बी 3 डायमेंशनल, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो सारा चीज। तो पहला स्टेप होगा कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस स्पेसिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप होगा, जो चार्ज के चारों तरफ आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, उस गॉसियन सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई करो। स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। जैसे इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपने चार्ज को एक स्फीयर के अंदर डाल दिया, तो अब आपको इस चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इस स्फीयर के सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो ये पॉइंट है, दैट इज स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सरफेसेस। थर्ड पॉइंट है, देन अगर ये स्पेसिफाई हो गया तब कैलकुलेट क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds। इसमें आप याद रखेंगे हमें इसमें से E कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो इस स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ds। फिर से समझाता हूं। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कैलकुलेट क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds, हम गॉस थ्योरम ही यूज करें टू कैलकुलेट E। तो जो थर्ड स्टेप है इसमें हम E कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रेशन। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds की वैल्यू हम निकालें, जिसमें E अननोन है। तो हम ये चीज कैलकुलेट करें, दैट इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कैलकुलेट। फिर फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट चार्ज Q इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब ये वाला पॉइंट जो है अभी समझ में नहीं आएगा, जब सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, हमने गॉसियन सरफेस तो चार्ज के चारों तरफ ही बनाया था। तो जब चार्ज के चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाया तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। जैसे सपोज एक चार्ज Q, इसके चारों तरफ मुझे गॉसियन सरफेस बनाया है और मैंने गॉसियन सरफेस एक क्यूब बनाया। तो जब मैं क्यूब बना रहा हूं तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। तो यहां पे कैलकुलेट चार्ज Q इनसाइड गॉसियन सरफेस क्यों बोल रहा है? वो इसलिए कि व्हाट इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। किसी एक लाइन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस समय जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो हो सकता है कि जो आपका गॉसियन सरफेस है, लेट्स से इस तरीके का मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, ये गॉसियन सरफेस इतने ही लेंथ का बना, लेकिन चार्ज जो है इसके बाहर भी है, इसके नीचे भी। क्यों? क्योंकि ये जो तार है, ये जो वायर है, इसका लेंथ इनफाइनाइट, इसका लेंथ इतना बड़ा है कि हमें मालूम नहीं। तो क्या मैं कोई ऐसा गॉसियन सरफेस बना सकता हूं जो पूरे लेंथ को कवर करे? आंसर इज नो। तो मुझे एक छोटा सा लेंथ लेना होगा, एक लेट्स से L लेंथ लेना होगा। इस L लेंथ में मुझे गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो अब इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज Q नहीं है, टोटल चार्ज Q नहीं, इससे कम है, क्योंकि टोटल चार्ज तो पूरे लाइन पे है। तो इतने लेंथ पे कितना चार्ज है वो स्पेसिफाई करना है, स्टेप नंबर 4। फिर से, अगर एक सिंगल चार्ज है या एक चार्ज है, दो चार्ज है, तो उसका गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल तो है और उसमें टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर है। लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट प्लेन है, इनफाइनाइट साइज का कोई स्फीयर है, उस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा गॉसियन सरफेस इनफाइनाइट नहीं बन सकता। उस केस में जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा उसको स्पेसिफाई करना, दैट इज स्टेप नंबर 4। और स्टेप 5 आसान है। स्टेप 5 इज अप्लाई गॉस थ्योरम, जो गॉस थ्योरम था, एंड पुट वैल्यूज एंड कैलकुलेट की।
तो गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम था क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? देखिए स्टेप नंबर 3 से हम लोग क्या ला रहे हैं? स्टेप नंबर 3 से क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds की वैल्यू लाएंगे। स्टेप नंबर 3 से हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds। इसमें E अननोन रहेगा, E की वैल्यू हमें नहीं मालूम होगी, ds की वैल्यू हमें पता चल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। Q की वैल्यू हमें मिलेगी स्टेप नंबर 4 से, क्योंकि हम स्टेप नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो Q की वैल्यू मिल गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, तो अननोन क्वांटिटी एक ही रह जाएगा, दैट विल बी E। तो इस रिलेशन को इक्वेट करके हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये सारे स्टेप्स को समझाता हूं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंपल सा एक पॉइंट चार्ज है, सिंपल सा, समझने में बहुत आसान रहेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी जानते हैं, कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये हमें मालूम है। लेकिन वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब गॉस थ्योरम जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है स्पेसिफाई गॉसियन सरफेस, दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या करना है? गॉसियन सरफेस बनाने के बाद E स्पेसिफाई करो डिफरेंट पॉइंट पे। E स्पेसिफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में कैलकुलेट E डॉट ds, फोर्थ में चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, और फिफ्थ में अप्लाई गॉस थ्योरम। तो चलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करने की कोशिश। तो पहला, लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेंगे और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सपोज कोई एक चार्ज है यहाँ पे Q, ये Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और R डिस्टेंस पे मैंने इस पॉइंट को बोल दिया दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। तो कैसे करें? स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। अब अगर एक पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन। एक तो इनक्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए इन ऑल डायरेक्शन, एंड शुड बी सिमेट्रिकल। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस हो सकता है वो क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, या स्फेयर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल ले लिया, या स्फेयर ले लिया, स्फेरिकल शेल ले लिया। तो स्फेरिकल शेल जब स्फेयर में बनाऊंगा इसके चारों तरफ, सो दैट विल बी अ गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा। देखिए हमारे पास चार्ज है, केवल हमें एक पॉइंट चार्ज मिला है। अब इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए हम उस चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इमेजिनरी है, हम खुद बनाएंगे। तो बनाने के लिए मैं फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम है, मैं किसी भी शेप का बना सकता हूं। तो सबसे आसान वाला हम लेंगे, सबसे आसान है स्फेरिकल शेप। तो मैंने एक स्फेरिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाया सच दैट जो चार्ज Q है वो इसके सेंटर में आए। तो देखिए सपोज ये एक चार्ज है, लेट्स से दिस इज चार्ज Q, ठीक है। इस चार्ज Q के चारों तरफ मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, स्फेयर, दिस इज स्फेयर है ना, सर्कल मत मान लेना, ये एक स्फेयर है 3 डायमेंशन। अब ये स्फेयर का रेडियस मैंने R ले लिया। क्यों लिया R? क्योंकि मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है वो R डिस्टेंस में मेजर करना है। तो अगर मैं इसका रेडियस, इस स्फेयर का रेडियस ही R ले लूंगा, तो कोई भी पॉइंट कंसीडर करूंगा, सेंटर से वो R ही रहेगा, सेंटर से उसका डिस्टेंस R रहेगा। तो जस्ट यहां पे अगर मैं चार्ज रख दूं तो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूंगा। सो दैट इज
Gaussian surface which in this case is a spherical shell such that Q is at its center. तो मैंने क्या इमेजिन किया, एक स्फेरिकल शेल इमेजिन। अब स्फेरिकल शेल जो है, देखिए यहाँ पे ये मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। ये आए यहाँ देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं, तो ये जो स्फेरिकल शेल मैंने लिया है ये ऐसा होना चाहिए कि ये इस चार्ज को एनक्लोज कर, ये देखिए ये चार्ज को यहां पे इसने एनक्लोज कर दिया। मतलब जो चार्ज वो कहां पे है, चार्ज इसके सेंटर में, चार्ज यहां पे आ गया। ठीक है, अब इस चार्ज के, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है अभी। अब इस चार्ज के चारों तरफ ये एक सिमेट्रिकल कवर या कर्व्ड सरफेस बन गया। चार्ज इसके सेंटर में, स्फीयर है, चार्ज इसके सेंटर में, तो ये एक स्फेरिकल शेल मेरा गॉसियन सरफेस बना। अब इसके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 था स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है, क्योंकि मेरा जो स्फेरिकल सरफेस है वो एक स्फीयर है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में निकल रहे हैं। मैंने प्लस क्यों लिया है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आते हुए। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं रुक जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे बढ़ रही हैं, मैं सरफेस पे इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस क्या लिया, स्फीयर लिया, और वो स्फीयर के अंदर मैंने चार्ज डाल दिया। स्टेप नंबर 2 में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेसिफाई करना है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में, स्फेरिकल शेल के हर एक डायरेक्शन में बाहर जाते हुए रहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, द एंगल बिटवीन ई विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर इज 0। अब ये मतलब क्या, मुझे इस स्फेरिकल शेल के ऊपर एक स्मॉल एरिया लेना है, ds स्मॉल। अब ये स्मॉल एरिया मैं इस सरफेस पे कहीं भी ले सकता हूं। लेट्स से मैंने एक स्मॉल एरिया लिया यहाँ पे, सो लेट्स से दिस इज स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया कौन है, ds। इस ds का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया है। तो इस ds का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए इसका इस सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल आया वो हो जाएगा इसका एरिया, और एरिया का डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो ds कैप इस एरिया का, ये जो स्मॉल एरिया ds लिया, इसका डायरेक्शन ds कैप बता। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, जो एरिया का डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एज वेल एज ds का, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बिटवीन E विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर इज 0। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। और E का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड हमने पिछले क्लास में समझा था। रेडियली आउटवर्ड इज नथिंग बट वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से आते हैं और सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक जगह पे दे मेक 90 डिग्री विद सरफेस। तो ये रेडियली आउटवर्ड है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड मेकिंग 0 डिग्री विद एरिया वेक्टर। उसी चीज को बता रहा है, फिर समझते हैं। मैंने एक चार्ज Q लिया, Q सेंटर में रखा, इसका एक मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, और गॉसियन सरफेस क्या बनाया, स्फीयर बनाया। अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने स्पेसिफाई कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, रेडियली आउटवर्ड हैं, हर एक डायरेक्शन में वो 90 डिग्री बना रहे हैं।
हर एक डायरेक्शन से वो सेम इंटेंसिटी के साथ निकल रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया ds लिया। इस स्मॉल एरिया को मैंने ds का डायरेक्शन बताया, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डायरेक्शन में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो दिस इज स्टेप नंबर 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना था, कैलकुलेट क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो E क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds कैलकुलेट करना है। इसमें E जो है ये कांस्टेंट है, E एक कांस्टेंट है, मतलब E जो है अननोन है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds cos थीटा। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds cos थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा क्या था, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds। ये एंगल कितना है, 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है 1। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds। सो हमें निकालना क्या है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ds की वैल्यू, ds मैंने कहाँ लिया, ds मैंने स्फेयर पे एक स्मॉल एरिया लिया था ds। अब इस स्फेयर के हर एक ds 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 को जोड़ेंगे, मतलब क्लोज लूप बनाएंगे, तो मुझे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फिर से ये जो मैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds कैलकुलेट कर रहा हूं, किसका, स्फेयर का, तो ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या आएगा फॉर ए स्फेयर, इट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds cos थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए ये वाली वैल्यू 1 हो गई है। और क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds, तो ds की वैल्यू क्या आएगी, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या आएगी, फॉर स्फेयर इट विल बी टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये स्फीयर है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q है। Q को ही तो हमने अंदर रखा है ना, इसलिए टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या हुआ, Q। ये हो गया 4, स्टेप नंबर 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या है, अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम है क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वो गॉस थ्योरम। दिस इज नॉट अ गॉस थ्योरम, दिस इज टोटल फ्लक्स, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी टोटल फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम क्या था, गॉस थ्योरम इज क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस थ्योरम। अब इसमें देखिए ये वाला स्टेप का कैलकुलेशन स्टेप नंबर 3 में है, और Q ये स्टेप नंबर 4 से आएगा। स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या है, स्टेप नंबर 3 में है इसकी वैल्यू क्या आई, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। और स्टेप नंबर 4 चार्ज की वैल्यू क्या आई, Q। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दी, क्या रख दी, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds की वैल्यू हो गई E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और Q बाय एप्सिलॉन नॉट पे Q की वैल्यू यहां से आ गई स्टेप नंबर 4 से अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें E की वैल्यू निकालना। तो E की वैल्यू के लिए क्या करना है, इन सभी को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, और मुझे E की वैल्यू मिल गई। तो E की वैल्यू कितनी मिली, E की वैल्यू मिली 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। देखिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r। कैसे सॉल्व किया, हमने गॉसियन थ्योरम को यूज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ऑलरेडी कूलम लॉ से निकाल ली थी, इतनी वैल्यू आती है, लेकिन मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस को यूज करके, गॉस थ्योरम को यूज करके वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम फॉर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
point charge. So first application was to calculate electric field due to point charge. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो अगर लाइन चार्ज वाला समझ में आ जाएगा बेस, तभी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। पॉइंट चार्ज तो बहुत आसान था उसमें, क्योंकि इमेजिन करना आसान है कि एक सिंगल चार्ज है, उसके चारों तरफ यूनिफॉर्म चाहिए तो एक स्फीयर डाल दो। लेकिन जब हम लाइन लेंगे जैसे ये एक इनफाइनाइट लेंथ का लाइन, इस इनफाइनाइट लेंथ के लाइन के लिए आप कौन सा सिमेट्रिकल सरफेस लोगे? क्यूब लोगे, क्यूबॉइड लोगे, सिलेंडर लोगे? क्योंकि हम इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इतने लेंथ के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो इसको यहां पे अब समझते हैं कि दिस विल बी द रियल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब जो आपके घर के सामने जो खंभे हैं उस पे जो तार लगी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर होगा यूजिंग गॉस थ्योरम, ये डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला, लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। दिस इज नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज बट दिस इज ड्यू टू लाइन। ये लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज नॉट पॉइंट चार्ज, कॉपी हुआ है। सो वी हैव टू कैलकुलेट E एट पॉइंट P ड्यू टू लाइन चार्ज एट डिस्टेंस R। तो कोई भी एक लाइन ले लेना है, जैसे ये मैंने लाइन ले लिया, इस लाइन से एक पॉइंट लेना है P और ये जो डिस्टेंस है ये R है और इस लाइन पे कौन है? चार्ज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन दिस लाइन। तो क्या करेंगे? वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, consider a Gaussian surface. In this case is a cylinder such that line is at its center. सवाल ये आ सकता है कि इस लाइन के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस स्फीयर क्यों नहीं लिया गया? स्फीयर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर आप स्फीयर लोगे तो यहाँ पे जो चार्ज है उसके लिए ये डिस्टेंस तो ठीक है, ये डिस्टेंस तो ठीक है, इधर का भी डिस्टेंस ठीक है, इधर का भी डिस्टेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होगा, लाइन पे एक ही चार्ज थोड़ा, यहाँ पे जो चार्ज होगा ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है। तो हर एक जगह पे इसके डिस्टेंस अलग हो जाएंगे। तो जो गॉसियन सरफेस के कंडीशंस थे, जो रिक्वायरमेंट था, दैट इज द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्यूब ले लोगे, गॉसियन सरफेस एक क्यूब ले लेते हैं, तो अगर हमने एक क्यूब ले लिया एज अ गॉसियन सरफेस तो वापस ये प्रॉब्लम आएगा, ये वापस वही प्रॉब्लम आ रहा है। वापस क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये चार्ज जो सेंटर में आ रहा है ना, इस लाइन पे एक चार्ज ऐसा होगा जो सेंटर में होगा, उसके लिए तो ये सिमेट्रिकल हुआ, लेकिन इस लाइन पे एक ही चार्ज थोड़ी ना है, इस लाइन पे जो यहाँ पे चार्ज होगा उसके लिए सिमेट्री नहीं होगी। इसीलिए हम न स्फीयर ले पा रहे, न क्यूब ले पा रहे, न क्यूबॉइड ले पा रहे, हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग अ सिलेंडर। तो सिलेंडर लेने से ये सिमेट्रिकल कैसे बनता है अभी देखें। लेट्स, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, हर एक पॉइंट पे चार्ज होगा इस लाइन पे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बेसिकली इस लाइन के कोई भी जगह बिना चार्ज के है ही नहीं। और ये लाइन कैसा है? इनफाइनाइट लेंथ का है, इसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ का ये लाइन, और इस पे टोटल चार्ज हमें मालूम है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो घर के सामने वाला जो खंबा है उस पे कितने चार्ज है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई, इनफाइनाइट चार्ज, और इसका लेंथ कितना है, तो ऐसा नहीं जो खंबे से खंबे मेजर कर दिया वही लेंथ है, उस तार का तो लेंथ इनफाइनाइट है, निकला कोरबा से है और जा कहां रहा है, हो सकता है जम्मू कश्मीर तक जा रहा है, इंटरकनेक्टेड, पावर ग्रिड से कनेक्ट होके 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 वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्टेड होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ, डोंट नो कितना लंबा लेंथ, तो लेंथ भी नहीं मालूम,
और चार्ज भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस लिया वो एक सिलेंडर लिया। अब इस सिलेंडर की प्रॉपर्टी देखिए, इस सिलेंडर का जो एक्सिस होगा, इस सिलेंडर का एक एक्सिस आएगा, तो हम इस सिलेंडर को इस तरीके से सेट करेंगे कि इसके एक्सिस पे ये लाइन है, क्योंकि मुझे ये ड्रॉ करना है ना, ये सिलेंडर यहाँ ड्रॉ करना है, इमेजिनरी है तो मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा कि ये जो लाइन है वो सिलेंडर का एक्सिस बन जाए, और जो सिलेंडर का रेडियस है दैट इज आर, ये आर ले लो, सो दैट जो आपका रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, तो इसका मैं रेडियस आर ले लूंगा, और कोई भी पॉइंट पी ले लेंगे, या तो यहां ले लीजिए या यहां कहीं ले लीजिए, कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए, वहां आर डिस्टेंस पे, सो दिस विल बिकम माय गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये गॉसियन सरफेस यहां आके, ये गॉसियन सरफेस यहां आके इसके लाइन को इसने अपना एक्सिस बनाया। अब यहां देखिए जो स्टेप नंबर 2, तो मेरा गॉसियन सरफेस बन गया, इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है, उस पे एक सिलेंडर लिया, वो मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 बोलता है कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। तो मैं क्या करता हूं, पहले इस लाइन के ऊपर जितने चार्ज हैं उन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं ऊपर देखता हूं, या लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पहले किया हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हर एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलते हुए जाएंगे, ये नीचे और ऊपर नहीं जाएंगे, सामने आ रहा है, ये यहां से सामने आ रहा है, इसके एग्जैक्टली पीछे जाएगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसा ही 3 डायमेंशन में सोचिए कि इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, 3 डायमेंशन में समझ रहा है, इधर आ रहा होगा, नीचे नहीं आ रहा है, याद रखिए नीचे नहीं आ रहा है, सामने की तरफ 3 डायमेंशन। इसी तरीके से यहाँ पे एक चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इमेजिन कैसा करना है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ रोलिंग वाला कॉम, वैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, यहाँ जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा। अगर मैं इसका ऐसा 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से प्लेन में इस तरीके से निकल रहे हैं, याद रखेंगे वो नीचे या ऊपर नहीं जा रहे, इस तरीके से जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसके हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मुझे क्या करना है, इस सिलेंडर पे जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है उस पे एक स्मॉल एरिया ले लेना, एक स्मॉल एरिया लेना है और उस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन बताना है, और फिर हमें उनके बीच का एंगल लेना है। तो लेट्स से मैंने एक स्मॉल एरिया यहां ले लिया, नहीं सर मैं यहां ले लूंगा, मैं ऊपर ले लूंगा, लेट्स से आपने यहां लिया, नहीं सर मुझे नीचे लेना है, ओके नीचे ले लेते। तो इस सिलेंडर के 3 एरिया है हमारे पास, एक अपर सर्कुलर एरिया, एक नीचे वाला बॉटम सर्कुलर एरिया, और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया। सो वी हैव 3 एरियाज फॉर अ सिलेंडर, सर्कुलर 1, सर्कुलर 2 एंड कर्व्ड सरफेस दिस। तो किसी भी जगह पे हम स्मॉल एरिया ले सकते हैं ds, किसी भी जगह पे, बहुत अच्छा ले लिया। अब मुझे एरिया का डायरेक्शन बताना है, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया का डायरेक्शन उस एरिया के नॉर्मल होता है, उस एरिया से 90 डिग्री में होता है। तो जैसे मुझे यहाँ का 90 डिग्री बनाना है, डायरेक्शन बताना है, तो ऐसा निकलेगा। ये वाले का जब मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वाले का जब बनाने जा रहा हूँ, तो ये इधर नहीं निकलेगा, ये तो ऊपर से देख रहे हो आप ना, ये तो ऊपर वाला पोर्शन ऊपर की तरफ दिख रहा है। जब ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इसका जो स्मॉल एरिया वो ऊपर की तरफ है, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा। इसी तरीके से अगर नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला आपको नीचे साइड दिखेगा, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वैसा आएगा। तो इस गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर है इसके 3 एरिया बनते हैं, तीनों एरिया में आप ds ले सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तीनों एरिया में कहीं भी आप ds ले सकते हैं।
याद रखेंगे ds का जो डायरेक्शन होता है उसके नॉर्मल होता है 90 डिग्री होता है, तो मैंने 90 डिग्री में तीनों का डायरेक्शन स्पेसिफाई किया। ये डायरेक्शन। अब ये देखना है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ग्रीन वाला, और एरिया कौन है, रेड वाला। तो अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये जो यूनिट एरिया है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन और इसका, ये दोनों ही सेम लाइन में है, सेम लाइन में है, लेट्स से पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है लेकिन यूनिट एरिया ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर तो नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा ही नहीं सकती ना, क्यों नहीं जा सकती, यहाँ देखिए, क्योंकि अगर एक चार्ज यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है, ठीक है, ऊपर अगर जाएगा तो ऊपर जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे आएंगी और वो कैंसिल कर देता है, तो ऊपर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। लेकिन इसका जो एरिया है, सर्कुलर एरिया है, इसका डायरेक्शन तो ऊपर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है। इसी तरीके से नीचे देखिए, नीचे वाले सर्कुलर एरिया में नीचे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, लेकिन इसका जो एरिया होगा, एरिया का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है और एरिया कैसा है, इधर है, दोनों के बीच का एंगल। तो हमारे पास 3 एरिया है। सी, मुझे जब टोटल सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस एरिया तो ऊपर का सरफेस प्लस नीचे का सरफेस प्लस कर्व्ड सरफेस, ये आपने 8th 9th में पढ़ा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, तो ऊपर का सर्कुलर एरिया, फिर नीचे का सर्कुलर एरिया ऐड करो, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करो, तब जाके टोटल सरफेस एरिया मिलता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं तो इस चार्ज के लिए नीचे भी एरिया है, ऊपर भी एरिया और ये कर्व्ड एरिया है, तो तीनों एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी उसके जो फ्लक्स बनेंगे वो सारा कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप नंबर 2 देखिए, द एंगल बिटवीन ई विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर इज 0। कहां पे एरिया वेक्टर इज 0, कहां पे, कर्व्ड सरफेस एरिया में, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये एंगल 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रेडियस की तरफ वर्क कर रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है रेडियस की तरफ वर्क कर रहा है, और दे आर मेकिंग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री विद एरिया वेक्टर। 0 डिग्री यहां बना रही है कर्व्ड सरफेस पे और सर्कुलर सरफेस पे दे आर मेकिंग 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रेडियली आउटवर्ड है। दूसरा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट एरिया में हमारे पास 0 डिग्री है रेडियल में और 90 डिग्री है सर्कुलर एरिया, अपर सर्कुलर एरिया और लोअर सर्कुलर एरिया में 90 डिग्री। ये हो गया स्टेप नंबर। अब नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो जब मैं ई डॉट ds निकालने जाऊंगा तो मेरे पास 3 आएंगे ई डॉट ds। ये 3 कौन कौन से बन रहे हैं, ये ई डॉट ds cos 0 है, दिस इज फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट ds या ई ds cos 0, यहां पे थीटा की वैल्यू 0। दूसरा जो मैं ले रहा हूं ये है, लेट्स से अपर सर्कुलर एरिया, अपर सर्कुलर, लेट्स से अपर सर्कुलर एरिया, ये है अपर सर्कुलर। तो अपर सर्कुलर एरिया में क्या आ रहा है, ई ds cos 90, cos 90 थीटा, क्योंकि थीटा कितना है, थीटा बिटवीन ds एंड ई इज 90 डिग्री। इसी तरीके से जो नीचे वाला है, नीचे वाले का आ रहा है ई ds, ये कौन सा है, लोअर सर्कुलर एरिया। अपर सर्कुलर, ये कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, अपर सर्कुलर एरिया, लोअर सर्कुलर एरिया, और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपको
नॉलेज है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0। तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई ds, केवल ये बचता है, जीरो वाला ये वाला बचता है, बाकी ये वाला टर्म पूरा का पूरा जीरो हो गया, क्योंकि cos 90 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, और ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। सेम प्रोसेस है, cos 90 जीरो तो इससे मल्टीप्लाई वाला जीरो, तो बचता क्या है? तो बचा है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई ds। अब हम ई ds कर देते हैं, ई ds में ई बाहर आ गया, और ds क्या है? दिस इज टोटल सरफेस एरिया, इसका केवल कर्व का लेंगे, कि ऊपर और नीचे का एरिया जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो केवल इस कर्व्ड सरफेस का बचा है, और कर्व्ड सरफेस सिलेंडर के केस में कर्व्ड सरफेस इसका होता है 2 पाई r l, 2 पाई r l। So this is surface area for this curved part। तो हमारे पास क्या आ गया? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ई तो अननोन है, और ds का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो केवल इसी कर्व सरफेस का लेंगे, ऊपर का और नीचे का नहीं लेंगे। तो कर्व सरफेस का आता है 2 पाई r l। ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या बताना होता है? टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। देखिए, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस वी कैन नॉट स्पेसिफाई। क्यों नहीं बता सकते? गॉसियन सरफेस बता सकते हैं, बट टोटल चार्ज ऑफ लाइन हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, इनफाइनाइट लेंथ है। हम जो चार्ज बता सकते हैं वो केवल इतने लेंथ का बता सकते हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो इतने लेंथ का बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले भी हमने इसको समझाया, एक टर्म लेते हैं लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा कैसे आता था? लैम्डा आता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मुझे चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है तो इतने लेंथ में कितना चार्ज है, पर यूनिट में लैम्डा है, तो इतने लेंथ में लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो ये हमें टोटल चार्ज मिलेगा। यहां समझते हैं, जैसा कि पॉइंट चार्ज में हमने चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या लिया? क्यू। लेकिन जब सिलेंडर आएगा, जब लाइन आएगा, तो सिलेंडर में जो चार्ज होगा दैट विल नॉट बी द चार्ज ऑफ टोटल लाइन। टोटल लाइन का चार्ज हमें पता ही नहीं है, और गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ भी नहीं सकता। तो कितना आ रहा है? गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है उतने लेंथ का चार्ज ही रहेगा। उतने लेंथ का चार्ज कैसे मिलेगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो लिखिए, सो टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज लैम्डा इनटू एल, वेयर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज नॉट टोटल क्यू, इट इज चार्ज ऑफ लेंथ L, और उस लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। तो ये मुझे टोटल चार्ज ऑफ गॉसियन सरफेस मिलेगा, टोटल चार्ज ऑफ लाइन नहीं है। टोटल चार्ज ऑफ लाइन नहीं मिल सकता, दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज। तो हमें चार्ज मिल गया। अब हम आते हैं यूनिट नंबर स्टेप नंबर 4 में, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ये आ रहा है स्टेप नंबर 3 से, और यहाँ पे जो Q है ये आएगा स्टेप नंबर 4 से। तो स्टेप नंबर 3 से ये क्या आया था? ये आया था E इंटू 2 पाई RL, और Q की वैल्यू कितनी है? लैम्डा L। तो देखिए, यही चीज यहाँ अप्लाई किया गया है। क्या अप्लाई किया गया है? क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL which is equal to Q by epsilon naught। Q की वैल्यू क्या है? लैम्डा L by epsilon naught। तो दिस इज लैम्डा L by epsilon naught। अब यहां से देखिए, L कैंसिल हो जाता है, ये L इससे कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो, बचा क्या? ये 2 पाई R बचा जो नीचे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा?
इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा बाय, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर. सो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय लाइन चार्ज. यहाँ आप देखेंगे इस रिलेशन में एल नहीं है. एल क्या था? लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर की जरूरत ही नहीं पड़ी. फिर से समझिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड है. और इसमें क्या है? इसमें आपको केवल आर बताना है, कितने डिस्टेंस पे आप मेजर करना चाहते हो, कितने डिस्टेंस पे मेजर करना चाहते हो. और लैम्डा की वैल्यू क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इससे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लाइन मिलता है. अप्लाइंग दीज 5 स्टेप्स. आई होप आपको ये समझ में आया. डाउट